स्वागत है आप लोग का परीक्षा वाली चैनल पे। आज हम लोग मूल अधिकार के पहले अधिकार को पढ़ेंगे। मूल अधिकार हमने बताया था कि मूल अधिकार का जो चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर है और उसका आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के बीच में मूल अधिकार को दिया गया है, जिसमें से आर्टिकल जो 12 है वो कहता है कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध दावा है। और आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताया गया है कि कौन कौन राज्य में शामिल है। फिर आर्टिकल 13 आगे चल के बात करता है कि जो मूल अधिकार का विरोध करने वाली कोई विधि बनाई जाएगी वो शून्य होगी, उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वो मूल अधिकार से असंगत हैं या उनको न्यून करने वाली हैं, उस मात्रा तक शून्य रहेंगी। ये हमने आर्टिकल 13 तक पढ़ लिया है। फिर मैंने बताया था कि जो पहला अधिकार है वो समता का अधिकार है, तो आज इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो समता के अधिकार में क्या है, समता के अधिकार में यानी कि समानता की ये बात करता है। तो इसका थोड़ा सा विस्तार किया है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 तक में इसके प्रावधानों को दिया गया है, कुछ चीज़ें इसमें समाहित करके। अब बाकी सभी चीज़ें इसमें 14 में निहित रहेंगी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, जो भी परीक्षा से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी और एक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं इसको। देखिए, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में मूल अधिकार के पहले अधिकार को दिया गया है। कौन सा अधिकार, तो समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समता के अधिकार को बताया गया है 14 से लेकर 18 तक। कौन सा अधिकार है ये पहला अधिकार है व्यक्ति का, नागरिकों का। तो देखते हैं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है, देखिए कोई भी हम लोग अधिकार पढ़ेंगे तो हेडिंग में करके डिवाइड कर दिया गया है 6 हेडिंग में। हर हेडिंग के अंदर अलग अलग प्रावधान करके उसी से संबंधित चीज़ों को समाहित किया गया है। जैसे समता का अधिकार तो 14, 15, 16, 17, 18, तो समता का अधिकार एक हेडिंग तो हो ही गया है, लेकिन आगे चल के उसमें सब एक समानता की बात करेगा। 15 भी समानता की बात करेगा, 16 भी समानता की बात करेगा, 17 भी समानता की बात करेगा और 18 भी समानता की बात करेगा। आप लोग देखिएगा उसी से संबंधित सभी चीज़ें रहेंगी। जैसे फिर स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे तो सभी स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे उसमें। तो इसमें आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर रहेगा कि जो ये अधिकार है वो उसी से संबंधित सारे उसके आर्टिकल रहेंगे। तो देखते हैं आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समझ समता और विधियों का समान रूप से संरक्षण की बात करता है। क्या कहता है कि जो राज्य है वो किसी व्यक्ति को विधि के समझ समता या विधियों का समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। किसको, तो व्यक्ति की बात करता है। व्यक्ति में कौन कौन शामिल है, इसमें व्यक्ति में शामिल है जो फर्म हो गई, कंपनी हो गई, या विदेशी हो गया या भारतीय हो गया, सभी व्यक्ति इसमें शामिल है। कोई भी व्यक्ति रहना चाहिए, एक प्राणी रहना चाहिए, एक मानव रहना चाहिए, वो व्यक्ति में शामिल हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि यह जो आर्टिकल 14 वाला अधिकार है वो भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त किया गया है। किसको, भारत के नागरिकों को तो प्राप्त रहेगा ही कोई भी अधिकार है, और ये विदेशी को भी। तो पहला प्रश्न यही आप लोग का क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल 14 जो इस सीधे तौर पे पूछता है कि भाग 3 में से कौन कौन सा अधिकार जो है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। तो जिस भी अधिकार में व्यक्ति शब्द का उल्लेख किया गया रहेगा, जब मूल संविधान हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि आगे हर प्रावधान के आगे व्यक्ति लिखा जाता है या नागरिकों को। राज्य नागरिकों को ऐसा ऐसा फला फला चीज़ें प्रदान करेगा, या राज्य व्यक्ति को फला फला चीज़ें प्रदान करेगा। तो राज्य यदि व्यक्ति को प्रदान करता है तो वो भारत और विदेशी दोनों को प्राप्त है, लेकिन केवल राज्य नागरिकों को वहाँ पे उल्लेख करता है तो केवल वो भारत के नागरिकों को ही प्राप्त रहेगा। तो एक चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई आप लोगों की। दूसरी है विधि के समझ समता और विधियों का समान रूप से संरक्षण की बात करता है। क्या कहता है, राज्य इससे वंचित नहीं कर सकता किसी को। तो इसका हम लोग अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विधि के समझ समता और विधियों का समान रूप से संरक्षण में अंतर क्या है और इसका अर्थ क्या है, और ये चीज़ें कहाँ से लिया गया है, ये मुख्य रूप से पूछता है। तो विधि के समझ समता जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया है।
विधि के समझ समता विधि के शासन के सिद्धांत पे आधारित है। किस पे आधारित है? विधि के शासन। ये भी हम लोग को यहाँ पे समझना चाहिए। याद रखिएगा, ये भी सीधे तौर पे पूछ देता है प्रश्न। आर्टिकल 14 निहित है तो विधि का शासन उसी में निहित है। ठीक, विधि का शासन। दूसरा क्या है? विधियों का समान रूप से संरक्षण। यह बात करता है अमेरिका से यह लिया गया है, यह अमेरिका के प्रावधानों को लिया के यहाँ पे रखा गया है। तो ये दो और प्रश्न क्लियर हो गया। हाँ, अब क्या हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आर्टिकल 14 जो है वो समानता की बात करता है। कहता है कि राज्य जो है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सभी के साथ समान रूप से बर्ताव करेगा। इसको दो प्रकार से बर्ताव करेगा वो। पहला बर्ताव क्या करेगा? तो विधि के समझ समता, यानी कि जो साधारण विधि है हम लोग की, विशेष विधि की बात नहीं किया जा रहा है। जैसे स्पेशल एक्ट किसी को बनाने की अनुमति दी गई है यहाँ पे, जैसे SC/ST एक्ट हो गया या कोई भी अन्य एक्ट हो गया, उसकी अनुमति दी जाती है। किसी व्यक्ति अलग से अलग जो वंचित हैं, गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनके बारे में वो अलग से विशेष विधि के अंतर्गत उसको प्रावधानित किया जाता है। लेकिन यदि कोई साधारण विधि है, उसके अंतर्गत न्यायालय के समक्ष सभी लोग समान होंगे, यानी विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप क्या हैं क्या नहीं है, अमीर हैं गरीब हैं, ऊंची जाति के नीची जाति के हैं, ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। यानी कि विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग समान रहेंगे। न्यायालय में खड़े होंगे तो सभी लोग समान रूप से आके जाएंगे। दूसरा क्या है? विधियों का समान रूप से संरक्षण। एक तरफ जहाँ विधि की समानता की बात करता है तो दूसरी तरफ यह कहता है कि विधियों का समान रूप से संरक्षण भी रहेगा। यानी कि देश में कुछ चीज़ें हैं कि जैसे पर्सनल लॉ हो गया, व्यक्ति के हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, तो विधियों का समान रूप से संरक्षण भी दिया जाता है। इसमें क्या कहा जाता है कि जैसे हिंदू के लिए अलग से हिंदू लॉ बनाया गया, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ बनाया गया। ये भी एक तरह से हो गया कि विधियों का समान रूप से संरक्षण दिया गया है कि हर व्यक्ति अपनी जो पारंपरिक विधि है या उनका जो विधि बना हुआ है अलग से व्यक्तिगत विधि, उसके अंतर्गत भी वो अपने को गवर्न कर सकते हैं। लेकिन ये सब मामला जो है वो केवल सिविल मामलों में लागू होगा, न कि दंडिक मामलों में। यदि आपराधिक मामला है, यदि ऐसा कोई विधि है कि जो अपराध कोई व्यक्ति करता है, तो अपराध के अंतर्गत सभी लोग समान रूप से आएंगे और उससे ये सिद्धांत लागू हो जाएगा, विधि के समक्ष समता। और आपराधिक मामलों में कोई भी इससे वंचित नहीं किया जा सकता। यदि कोई चोरी करता है, डकैती डालता है, तो चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो उसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। लेकिन विधियों के समान रूप से संरक्षण में सिविल विधि की ये बात करता है कि सबको संरक्षित किया जाए। एक कोटेशन इसमें दिया गया है कि समान लोगों के साथ समान और असमान लोगों के साथ समान। क्या कोटेशन है? परीक्षा में सीधे तौर पे ये कोटेशन पूछा करता है, आप लोग एक बार समझ लीजिएगा। समान के साथ समान और दूसरा है असमान के साथ समान व्यवहार करेगा राज्य। ठीक, तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि जैसे देश में हमारे सभी लोग एक बराबर तो है नहीं, कोई बहुत ज़्यादा विकसित समाज से है, बहुत कोई आदिवासी जनजाति इलाका में आप चले जाएंगे अंडमान निकोबार तो देखेंगे कि कैसे वहाँ पे लोग गुजर बसर कर रहे हैं। एक तरह से विविधताएं भारत में काफ़ी फैली हुई हैं। ये अनेकता में एकता वाला देश है ही, आप लोग कहावत सुने ही होंगे ये सब। तो उनके लिए प्रावधान किया गया है कि जैसे एक समान लोग हैं उनको एक समान कानून के अंतर्गत रखा जाएगा, और जो उनसे वंचित लोग हैं, जैसे जो निचले तबके के हैं, उनके लिए एक अलग से विशेष प्रोविजन बनाए के उनको समानता के अंतर्गत लाने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि उनके लिए एक समान कानून बनाया जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जगह जगह विधानसभा या सांसदों सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो वो असमान लोग हैं, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे उस वर्ग में जो रहेगा, असमान वाले वर्ग एक निर्धारित किया जाएगा, और उस वर्ग में जो रहेगा उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन उस वर्ग से जो बाहर का रहेगा उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है। ठीक, तो इतना हम लोग समझे। मतलब अपने कैटेगरी की जो कैटेगरी वर्ग बनाया जाएगा वो वर्ग के अंतर्गत आपको समान व्यवहार किया ही जाएगा। आर्टिकल 14 के अंतर्गत ये चीज निहित है।
तो इतनी चीज़ें आर्टिकल 14 में समाहित हैं। इसके कुछ अपवाद मिलते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, या संसद के जो सदस्य होते हैं उनको कुछ विशेषाधिकार मिला होता है कि अपने संसद के अंतर्गत बोलेंगे या कुछ भी करेंगे, तो उनको कुछ छूट प्रदान की गई होती हैं, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक को भी कुछ छूटें प्रदान की गई हैं कि इतनी आसानी से कुछ अनुमति लेके गिरफ्तार किया जाएगा या सूचना देके गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें उसमें समाहित की गई हैं। आर्टिकल एक है 361, उसमें सबके अलग से हर पदों के विशेषाधिकार को बताया गया है। जो संवैधानिक पद हैं उनको कुछ विशेषाधिकार दिया गया है कि उन पे दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, दंडिक मुकदमा भाई अब हत्या ही कर देता तो गिरफ्तार किया ही जाएगा, तो उसमें कुछ उनको स्पेशल प्रदान किया गया है, तो उसके अपवाद में ये लोग शामिल होते हैं। तो उस पर बहुत नहीं जाना है हमें बस इतना समझना है कि इनके साथ ये समानता का व्यवहार किया जाएगा। ठीक, आर्टिकल 14 ये कहा। अभी आप लोगों को मैं बहुत डीप में नहीं घुसा रहा हूँ, नहीं तो आर्टिकल 14 समझने में एक पूरा जीवन ही समाप्त हो सकती है आदमी की, एक तरह से कहा जाए तो। काफ़ी इसमें गहराई है, जितना डूबेंगे उतना डूबते जाएंगे। अभी जगह जगह पे एक दूसरे में विभेदीकरण या समानता की बात होगी, कैसे किस प्रकार से उसको निकाला जाता है, वो सब चीज़ें महत्वपूर्ण उतना नहीं है। परीक्षा में हमें उतना ही पढ़ना है जितना परीक्षा के अंतर्गत दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है। अभी यहाँ पे तो क्या कहा कि समानता के बाद अब कैसे कैसे समानता के प्रकार को बताएगा कि कैसे कैसे समानता आपको करना है, असमानता इस आधार पे नहीं कर सकते। ये आगे आर्टिकल 15, 16, 17, 18 बताएगा। ठीक, तो क्या बोल रहा है आर्टिकल 15, केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे विभेद का निषेध करता है। क्या करता है? विभेद का निषेध करता है। किसके आधार पे? केवल इस आधार पे। यानी क्या समझे आप कि धर्म से अर्थ समझते होंगे आप लोग कि धर्म से तात्पर्य है कि हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, क्रिश्चियन हो गया, ये धर्म के अंतर्गत आता है। तो केवल धर्म के आधार पे या मूल वंश के आधार पे, जैसे हमारा मूल वंश है कोई, उसके आधार पे, जैसे नहीं कहा जाता है कश्मीरी, ये कश्मीरी हैं, ये वहाँ के हैं, कश्मीरी पंडित, या ऐसे उस प्रकार से कोई भी जैसे मूल वंश, कोई स्थान और वंश दोनों को मिला के समाहित किया जाता है एक साथ, तो उसी को मूल वंश बोला जाता है। या ये इस वंश से हैं, कोई रघुवंशी है, कोई कैसे कैसे है, तो नहीं कहा जाता है इसमें, तो ये मूल वंश हो गया। लिंग मतलब पुरुष, महिला, या जो तीसरा होता है ट्रांसजेंडर, उसकी बात करता है। या जन्म स्थान से तात्पर्य कि आप किस स्थान पे जन्मे हैं, यूपी में जन्मे हैं, बिहार में जन्मे हैं, यूपी के अंतर्गत यहाँ जन्मे हैं, तो इसकी बात करता है वो। तो केवल इस आधार पे विभेद का निषेध करता है, यानी केवल इसमें से एक आधार नहीं लिया जा सकता। राज्य जो है वो केवल एक आधार नहीं लेके विभेद कर सकता कि केवल जन्म स्थान के आधार पे कि ऐसा कर दे कि हम इलाहाबाद के लोगों को छोड़ के और बाकी सभी लोगों को हम ये सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, ऐसा वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि केवल जन्म स्थान आ जाता है इसमें। यदि दो कैटेगरी लेके विभेद करे तो हो सकता है, लेकिन केवल एक के आधार पे विभेद निषेध किया गया है। क्या? केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के विभेद पे निषेध करता है। ठीक, और दूसरी चीज़ है कि ये जो आर्टिकल है उसमें 15(1) आता है, तो वो 15(1) के अंतर्गत वो विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन उसमें बहुत अंदर तक मत जाइएगा। ये आर्टिकल 15 एक तरह से नागरिकों को भी प्राप्त है, आप समझिएगा। लेकिन 15(1) क्या कहता है कि सोशल इशू से वो फ्रेमवर्क है, क्योंकि वो सामाजिक न्याय की बात करता है। जो समता का अधिकार है हम लोग का, वो सामाजिक न्याय की बात करता है, और जितना भी न्याय सामाजिक न्याय से संबंधित होंगे वो नागरिक और विदेशी किसी भी व्यक्ति के लिए वो प्राप्त होंगे, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानवाधिकार की घोषणा की गई है, और हर मानव का अधिकार है, चाहे वो भारत में रहे या विदेश में जाए, चाहे कहीं भी जाए, उसको अधिकार दिया गया है कि वो अपना एक जो बुनियादी अधिकार है, एक हल्का सा जो उतना मिनिमम उसको रहना ही चाहिए, वो अधिकार उसको हर देश में प्राप्त होगा। तो भारत के संविधान में भी उसको समाहित किया गया है। तो इसी में से 15(1) क्या कहता है कि एक क्लॉज है 15(1), उसमें कहता है कि जैसे मनोरंजन स्थान हो गया, या होटल हो गया, या कहीं भी हो, ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, वहाँ पे जाने से
किसी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता। किस आधार पे? तो केवल इस आधार पे, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पे, ठीक। फिर इसी में एक आगे प्रावधान किया गया है कि बच्चों के लिए शैक्षणिक रूप से अलग से व्यवस्था किया जा सकता है या महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था किया जा सकता है। फिर या अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आगे प्रावधान में दिया गया है कि व्यवस्था किया जा सकता है कि उनके शैक्षणिक स्तर पे कुछ छूट का प्रावधान दिया जा सकता है। फिर पिछड़े वर्ग जैसे ओबीसी हो गए, उनके लिए भी इसी में प्रावधान दिया गया है। फिर इस समय एक अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको भी शैक्षणिक में शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान दिया जा सकता है। क्यों दिया जा सकता है? उनको समान लाने के लिए। मैं एक सिद्धांत में बता ही दिया, इसी के सिद्धांत पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलने वाला है। जैसे समान लोगों के साथ समान, असमान लोगों के साथ असमान। जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया तो उसमें जो उससे बाहर रहेगा उसको अलग रूप से रखा जाएगा और जो उसमें समाहित रहेगा उसको अलग रूप से रखा जाएगा। यानी जैसे SC ST का कैटेगरी बनाया गया है तो SC ST का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया ही जाएगा, यानी दोनों के बीच में विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि वो OBC का है, जनरल का व्यक्ति है, सामान्य वर्ग का विद्यार्थी है, तो उसके साथ विभेद हो सकता है। किससे? तो SC वाले से, ठीक। तो ये चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं। तो इसका अर्थ भी यहीं से पूरा का पूरा डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 15 इतना तक संबंधित है। एक तरह से आप लोग इसको शिक्षा से संबंधित रख लीजिए, ठीक। इसी में क्या है? शिक्षा से संबंधित आरक्षण के प्रावधान परीक्षा में पूछा करता है, तो वो चीज़ें उसमें दिया गया है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 जो है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता की बात करता है। किसकी बात करता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता की बात करता है। यानी कोई भी सार्वजनिक पद है, लोक नियोजन, जो सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी पद है उसमें सभी को समान रूप से अवसर का नियोजन अवसर दिया जाएगा। किसको? तो भारत के नागरिकों को इसमें अवसर दिया जाएगा। इसमें भी आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कि OBC को अलग से दिया गया है, SC ST को अलग से दिया गया है, फिर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को अलग से दिया गया है। तो ये चीज़ें इसमें शामिल किया गया है। ये हो गया आर्टिकल 16। इसी में एक मंडल कमीशन की कहानी आती है कि मंडल कमीशन जो है मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार, तो उन्होंने मंडल कमीशन एक वर्ग को छांटने के लिए कमीशन की नियुक्ति की, उसे मंडल कमीशन बोला गया। 1977 में इसकी नियुक्ति की गई और वो अपना रिपोर्ट 1980 के करीब दी और उस समय वो इंदिरा गांधी उस समय सत्ता में आ गई थी। इनकी सरकार मोरारजी देसाई की गिर चुकी थी। फिर उसके बाद मंडल कमीशन को लागू नहीं किया उन्होंने और वो चलते फिर जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, BP सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने इस कमीशन की रिपोर्ट को सीधे तौर पे लागू कर दिया 1989-90 के करीब, दशक में नहीं, उसी सन में। तो उसी समय इसका काफ़ी विरोध किया गया। उस एक अलग से नया क्रीमी लेयर का सिद्धांत आया, तो ये सब चीज़ें उसमें काफ़ी समाई थी। उसी समय OBC को आरक्षण प्रदान किया गया। तो ऐसे ऐसी चीज़ें बढ़ती गई हैं धीरे धीरे। तो उसमें बहुत हम लोग को डीप नहीं जाना है, बस चीज़ें समझना है कि क्या क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की क्षमता की बात करता है। किस प्रकार से बात करता है? तो जितने भी सार्वजनिक पद हैं उसमें सभी को समान रूप से अवसर दिया जाएगा। अपवाद में अलग से दिया गया है कि इनको आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। जो आरक्षण इसमें दिया गया है वो आरक्षण इसमें भी दिया गया है, ठीक। फिर आगे बात करता है अस्पृश्यता का अंत एवं उनका आचरण निषिद्ध की बात करता है। यह अस्पृश्यता क्या होता है? हम लोग अभी भी गांव वगैरह में देखा करते होंगे कि जो कुछ तबके होते हैं उनके साथ छुआछूत हम लोग रखते हैं। हम लोग नहीं, यानी कि ये सामाजिक प्रचलन है, कुछ जगहों पे ऐसा पाया जाता है। अब अमूमन इस समय अब तो लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी आप जाएंगे ऐसे ऐसे क्षेत्रों में तो वहाँ पे मिल जाएगा चीज़ें देखने को। तो उसी के लिए आर्टिकल 17 का प्रावधान लाया गया है कि अस्पृश्यता जो छुआछूत होती है उसके अंत की ये बात करता है। और यह अधिकार क्या है?
यह व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त है। व्यक्ति यानी कोई विदेशी व्यक्ति भी हो उसके साथ भी छुआछूत की बर्ताव नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज है कि यह व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। दो चीज है इसमें, यह भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, और दूसरा क्या है इसमें कि यह राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। ये भी प्रश्न आप लोग का महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको समझिएगा। जैसे हम लोग का कोई भी अधिकार था वो व्यक्ति के विरुद्ध नहीं प्राप्त था। जैसे हम अपना भोजन की व्यवस्था करें या खाना करें या भोज कराएं, कुछ भी कराएं, उसमें ये नहीं कर सकते हमारे जिसको इच्छा होगी उसको बुलाएंगे, जिसकी इच्छा होगी नहीं बुलाएंगे। ये हमारा अधिकार है, ठीक। तो आप इस आधार पे नहीं कर सकते कि इनको बुलाए हैं वो हमको नहीं बुलाए, समानता आर्टिकल 14 की उल्लंघन हो गया। तो ये लगभग चीज़ें जो है वो उसकी बात करता है, क्या नाम है, राज्य के विरुद्ध दावा है। राज्य ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, राज्य से तात्पर्य सरकार है। मैं आर्टिकल 12 में जो बताया हूँ कि वही राज्य है, ठीक। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल जो 17 है उसको व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रदान किया गया है, यानी कोई व्यक्ति भी किसी के साथ छुआछूत की बर्ताव नहीं कर सकता। वो कोई सार्वजनिक स्थान हो या मंदिर में जाने से रोकने के लिए हो या कैसे भी सार्वजनिक जगह पे आपको जाने से मना किया जा रहा हो तो उसी को छुआछूत बोला जाएगा, ठीक। तो इतनी चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं। इसके लिए अब केवल आर्टिकल 17 में इतना लिख देने मात्र से होने वाला नहीं है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल 35 जो है वो शक्ति देता है संसद को कि मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए जो कोई कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, किसको, संसद को। तो उसने कानून बनाया है कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 बनाया था, लेकिन उसको 1976 में संशोधन करके उसका नाम रख दिया गया अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1976, ठीक। तो इतनी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति नाला से गिर के आया और गले मिलने लगे और व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं ये छुआछूत कर, तो उतना आदमी कर सकता है, उतना उसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है। ये छुआछूत वो छुआछूत की बात करता है कि जब कहीं किसी जाति के आधार पे या किसी रंग भेद के आधार पे आपको कहीं जाने से मना किया जा रहा है। जैसे दुकान हो गया, जिम हो गया, कहीं भी आप जिस सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, वहाँ पे जाते हैं, यदि उस वहाँ का पेड यदि कहीं पेडेड है, पैसा है उसको देना है तो पैसा देते हैं, पेड करते हैं, तो आपको जाने से वो वंचित नहीं कर सकता, ठीक। इतना चीज़ आप लोग समझ गए। फिर आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है। उपाधियों का अंत से तात्पर्य इसमें क्या किया गया है कि सेना और शिक्षा को छोड़ के शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई सम्मान दिया जाता है, राज्य देता है, या सेना में जैसे मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, ये सब पद जो है, नायक, लांस नायक, ये सब जो पद दिया जाता है वो सब व्यक्ति के आगे लग सकता है। दूसरी चीज़ की विद्या के क्षेत्र में जैसे कि शास्त्री हो गया, कुछ ऐसी पढ़ाई है कि जिसे पढ़ाई उस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद उसके आगे वो पदवी लग जाती है। जैसे पीएचडी कर लेंगे आप लोग तो आप लोग के आगे डॉक्टर लग जाएगा, ठीक। तो इन पदों को छोड़ के कोई भी उपाधि देने से वंचित करता है। जैसे हम राजाधिराज, महाराजा 108 ऐसे करके नहीं चलता था, वो सब आर्टिकल 18 के अंतर्गत समाप्त किया गया है। फिर दूसरी चीज़ बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि भारत का नागरिक है और विदेशी राज्य से भी उपाधि लेता है, यानी विदेशी देशों से भी उपाधि कोई लेता है, तो उसको भी मनाही की गई है, ठीक। दूसरी चीज़ है कि यदि कोई विदेशी जो है वो राज्य के अधीन कोई लाभ का पद धारण किया हुआ है तो वो भी अब विदेश से यदि कोई उपहार लेगा तो वो राष्ट्रपति की सहमति से लेगा। तो मुख्य रूप से इतना समझना है कि यह उपाधियों के अंत की बात करता है। इसके अंतर्गत जितने भी जो पारंपरिक बड़े एक उच्च नीच जाति का जो किसी के साथ असमानता का बर्ताव करने वाला उपाधि है तो उसको ये अंत की बात करता है, ठीक। लगभग सभी उपाधियों का अंत है ही। और पद्म विभूषण एक बार बाद आया था कि पद्म विभूषण, पद्म जो भी है, पद्म श्री, ये सब उपहार जो मिलता है ये भी आगे जुड़ जाता है। तो ये उपाधि भी कैसे दिया जा सकता है, भारत रत्न हो गया, तो इसको कहा गया कि नहीं ये उपाधि नहीं, पुरस्कार है, इसको दिया जा सकता है।
तो इतनी चीज़ें इस प्रकार से समानता को डिफाइन किया गया है समता के अधिकार में। तो इतना ही चीज़ें हैं, बहुत इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इससे चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी। तो बाकी जो समझ में ना आया करे उसको कमेंट करके पूछ लिया करिए। आज के लिए इतना ही, कल अगले क्लास में हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करिए और जुड़े रहिए, समझा करिए और चीज़ों को आसानी से समझते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।